है भारत में हुए इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी के भविष्य को लेकर के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन इस शपथ के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश में मिली बीजेपी की हार, साथ ही पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी की हार, और तो और जिस राम मंदिर को बीजेपी अपने लंबे समय से चुनावी एजेंडे में रखकर चल रही थी, उस शहर अयोध्या में बीजेपी का हार जाना, कि निश्चित ही बीजेपी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक संगठन है आरएसएस, उसके लिए एक बड़ा ही थॉटफुल प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री बनी है या बिगड़ी है, यह चुनावी हलकों में चर्चा तो रही है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह छोड़ गई है कि उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी का कभी स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, हिंदी पट्टी क्षेत्र, जहां पर प्रभु राम के लेकर के जो मूवमेंट बीजेपी ने चलाया था, उसके सबसे ज्यादा लोग थे, अल्टीमेटली उन राज्यों में भी बीजेपी को इतना नुकसान क्यों हुआ? चाहे फिर वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर वो हरियाणा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, इन सभी राज्यों में बीजेपी को इतना नुकसान क्यों हुआ? और नुकसान हुआ यही कारण है कि बीजेपी को गठबंधन में जाकर सरकार बनानी पड़ी। अदरवाइज राम मंदिर मूवमेंट के बाद जहां एक और यह लग रहा था कि इस बार 400 पार तो आसान नंबर है, जिस समय राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, जिस राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, उसके बाद पूरा देश राममय था और यह लग रहा था कि अब अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो यह आसानी से लैंडस्लाइड विक्ट्री पुराने 2 बार से भी ज्यादा निकाल ले जाएगी। ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ये गठबंधन पर मजबूर हुए? लगभग ऐसा लगा कि सरकार नहीं बन रही होगी। इन सब विषयों पर आज के सेशन में चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी क्यों हारी, ये केवल बीजेपी के लिए सोचने का प्रश्न नहीं है। बीजेपी का जो थिंक टैंक है, बीजेपी की जो असली पकड़िए जो रीढ़ की हड्डी है, जिसका नाम है आरएसएस, उसके प्रमुख मोहन भागवत जी का हाल ही में बयान वायरल हो रहा है, जिस वायरल बयान से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी की कार्यशैली से प्रसन्न नहीं है। और आरएसएस प्रसन्न नहीं है, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो कोई बड़ा परिवर्तन समाज में ला सकती है। चुनावी जानकारों का और बहुत सारे मीडिया विश्लेषकों का कहना है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में पूरी तरह निष्क्रियता दिखाई गई। यानी कि इस एजेंडे को बरकरार रखने में, कि जो बीजेपी कहती है कि मोदी की गारंटी, बोले नहीं, हम देश की गारंटी चाहते हैं। जिस प्रकार से अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने आप को पुजारी के रूप में व्यक्त करना, साथ ही साथ ऐसे लोगों को हाल ही के समय पार्टी में शामिल करना जो पहले आरएसएस और हिंदुओं को भला बुरा कहते रहे, उन्हें पार्टी में मिला लेना, ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर ज्यादा महत्व देना, बीजेपी के अंदर ज्यादा महत्व देना, जो पहले हिंदू विरोधी या फिर बीजेपी विरोधी रहे हैं, उन्हें तवज्जो देना, और हिंदूवादी थॉट को बढ़ाकर आगे ले जाने वाले नुपुर शर्मा जैसे कार्यकर्ता और नेताओं को हाशिए पर बिठा देना, इससे आरएसएस बेहद खफा है। इस बात को और ज्यादा बल मिलता है जब मोहन भागवत जी का हाल ही में नागपुर में बयान आता है, और साथ ही साथ जैसे शिवसेना का मुखपत्र है सामना, जैसे चाइना का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, ऐसे ही आरएसएस का एक अखबार है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर, जो कि अंग्रेजी में लिखा जाता है। उस पूरे लेटर के अंदर बीजेपी क्यों हारी और आरएसएस के क्या भेद हैं या मत भिन्नताएं हैं, इस विषय पर चर्चा हुई। अब एक बड़ा प्रश्न जो ये लोग नहीं जानते कि बीजेपी और आरएसएस में क्या कनेक्शन है, आज का सेशन देखिए, उससे आपको यह क्लैरिटी होगी। और इस सेशन के बाद आपको यह समझ में आएगा कि अगर आरएसएस चाह ले तो क्या वाकई में सरकार से बीजेपी को हटाकर, या फिर सरकार में से बीजेपी के नेता जो कि आरएसएस को अवॉइड कर रहे हैं, उन्हें हटाकर दूसरी सरकार बनाई जा सकती है। इस विषय को आज के सेशन में आपको समझना है, क्योंकि हाल ही में मोहन भागवत जी के जो बयान हैं, जिसमें यह है कि ट्रू सेवक इज नॉट एरोगेंट। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बारे में अक्सर प्रधान सेवक कहते हैं। इसमें मोहन भागवत जी का यह बयान, जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, और जो लोग नहीं जानते आरएसएस क्या होता है, आरएसएस का बीजेपी पर क्या इंफ्लुएंस है, आरएसएस का कहने का क्या मतलब है, वो आज के इस डिटेल सेशन में डिटेल में समझ जाएंगे। लेकिन मोहन भागवत जी का यह बयान कि एक सेवक जो होता है ना, सच्चा सेवक, वो एरोगेंट नहीं होता,
एरोगेंट का मतलब अहंकारी नहीं होता, गुस्सैल नहीं होता, घमंडी नहीं होता। ऐसा बयान निश्चित ही सेवक टर्म को पकड़कर, प्रधान सेवक टर्म को पकड़कर दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और पर बयान दिया है मोहन भागवत जी ने, और वो बयान है मणिपुर को लेकर के। और मणिपुर को लेकर कहा है कि मणिपुर पर ध्यान कौन देगा। अगर आपको ध्यान हो तो मणिपुर हिंसा, जिसको साल भर से ऊपर हो चुका है, जिसको लेकर के बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस ने जबरदस्त प्रचार किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री एक बार भी वहां नहीं गए हैं, प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर कोई काम नहीं किया है। अब आरएसएस, जो कि इनकी विचारधारात्मक रूप से रीढ़ की हड्डी है, वो बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि कौन मणिपुर पर ध्यान देगा, किसने उनके हाथ में बंदूक पकड़ाई, यह सोचने का प्रश्न है। इसका मतलब यह है कि विचारधाराओं में फिलहाल एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि आरएसएस से बीजेपी का जन्म हुआ था, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि बेटा क्या बाप से बड़ा हो गया है। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है चुनावी हलकों में क्योंकि इस प्रकार से राम मंदिर जैसे कार्यक्रम के बावजूद बीजेपी का उन क्षेत्रों में हार जाना, जो मेन लैंड कोर मतलब अयोध्या जैसी जगह पर बीजेपी का हार जाना, एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि निश्चित ही वो जो कैडर है, जो कि बीजेपी के लिए हमेशा बैकबोन बनकर काम करता रहा है, क्या वो निष्क्रिय रहा? क्या उसने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया? क्या बीजेपी का अति अहंकार, यह समझ लेना कि हम सब कुछ सही कर देंगे, या यह समझ लेना कि जो हमारे पास आएगा वो हमारी विचारधारा में मिल जाएगा, यह अति अहंकार इन दोनों में रिफ्ट की वजह बन गया है। आज के बहुत सारे कमेंट से इसको समझेंगे, लेकिन पहले उन लोगों के लिए यह जानकारी जो आरएसएस के बारे में नहीं जानते। साथियों, एक दौर था जिस समय भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगा था। हिंदू मुस्लिम के बीच का कॉन्फ्लिक्ट अगर इतिहास में चलकर देखा जाए तो 1905 में सबसे पहले तब लामलाइट में आया जब बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन में हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का प्रयास उस समय एक दुर्जन व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, उसने किया था। क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीति को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने भारत के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना शुरू किया। बंगाल का विभाजन कर दिया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना दिया। बंगाल का विभाजन हुआ, उससे पहले भारत में हिंदू मुस्लिमों के बीच में कभी इस प्रकार का रिफ्ट पैदा करने का अंग्रेजों ने प्रयास नहीं किया था, लेकिन वो इस बार इस प्रयास को करने में कामयाब हुए। प्रयास करने में कामयाब हुए, परिणाम यह निकला कि 1906 के अंदर आगा खां के नेतृत्व में नवाब सलीमुल्लाह को लेकर के एक गठन किया गया मुस्लिम लीग नामक संगठन का। वही मुस्लिम लीग जो कि बाद में चल करके पाकिस्तान बनाई। 1906 के अंदर यानी कि बंगाल विभाजन के बाद हुए मुस्लिम लीग के गठन के चलते वही मुस्लिम लीग, यानी कि सोचकर देखिए एक छोटी सी चीज कितनी बड़ी नासूर बन गई। अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत के विभाजन की नींव डाली। खैर, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1911 के अंदर वापस से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, कोलकाता से राजधानी को उठाकर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ ही साथ भारत के अंदर इसी दौर के अंदर यानी 1920 के दशक के अंदर लगभग मध्य में गांधी जी का भारत आगमन हो जाता है। गांधी जी भारत आकर के जब पहुंचते हैं, उस समय पर भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलते हैं, जिनमें से खिलाफत जैसे आंदोलन प्रमुख होते हैं। और उन आंदोलनों के अंदर भारत अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों को दी गई एक विशिष्ट सुविधा जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, उसको मान लेता है। अब इसको ऐसे समझिए कि 1909 के अंदर मार्लेमेंटो सुधार हुए थे। मार्लेमेंटो सुधार के अंदर मार्लेमेंटो सुधारों के अंदर यह कहा गया था कि मुसलमान जो अपने आप को प्रतिनिधित्व दिलाना चाहते हैं संसद के अंदर, तो बोले मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा, मुसलमान किसी अन्य जाति को, अन्य धर्म को वोट नहीं देगा। तो इस प्रकार से एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था अंग्रेजों ने 1909 में और कर दी थी, यानी कि अब मुसलमान और ज्यादा यूनाइट होने लगे थे। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन, 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा, इस प्रकार का इलेक्टोरेट। ये वाली जब बात हुई तो इस बात के बाद में कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया। उस समय की कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया, बोले नहीं साहब आप ये मत दीजिए, ऐसे तो हमारा देश टूट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनों को ही वोट देने लगेगा तो फिर धीरे धीरे वो अपनों के बारे में ही सोचने लगेगा, इससे देश टूटेगा। कांग्रेस ने इस बात का पुरजोर विरोध किया, लेकिन अंग्रेज नहीं झुके, वो इस बात को लेकर चलते रहे। गलती कांग्रेस से कब हुई? जब खिलाफत आंदोलन हुआ तो कांग्रेस ने जिस चीज का पहले विरोध किया था 1909 में, इसको अब मान्यता दे दी। मान्यता दे दी का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों का साथ पाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी चीज को भी
कांग्रेस ने सही मान लिया कि ठीक है, मुसलमानों को वोट दें, लेकिन फिलहाल मिल जाओ, हमें अंग्रेज भगाने हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का यह जो प्रयास किया गया था, इससे मुसलमानों को यह समझ में आ गया